नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का चुनावी रण अब सज चुका है। 5 बजे पहले चरण के हम कह सकते हैं जो मतदान के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो थम चुका है, लेकिन आज 5 बजे से पहले तमाम दिग्गजों ने, भले ही वो किसी भी पार्टी के हो, टीएमसी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, वाम दल के हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत पहले चरण के मतदान के लिए झोंक दी है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने दिग्गजों की यहां पर हम कह सकते हैं एक तरीके से छटा बिखेर दी। भले ही वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर मशहूर सितारे मिथुन चक्रवर्ती हो, या फिर हो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने रैली निकाली। पहले चरण के चुनाव प्रचार थमने से पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी रैली करते नजर आए। बंगाल की 30 सीटों पर 27 मार्च को चुनाव होंगे। रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं और वो केवल गुंडों और उगाही करने वालों को बढ़ावा देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल शासन की समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव पर खास नजर इसलिए भी है क्योंकि केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पश्चिम बंगाल में 10 साल से शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस को सीधे सीधे टक्कर देने के इरादे में है। बीजेपी ने चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, और क्या बंगाल में खेला होबे या फिर विकास होबे। तो मैं आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ में हमारे मेहमान शामिल हो चुके हैं। दयाशंकर जी टीएमसी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दयाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। आवाज सुन पा रहे हैं दयाशंकर जी आप मेरी? जी बिल्कुल। और साथ ही साथ बीजेपी से नेता हमारे साथ में भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ब्रजेश नंदन। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद उमंग जी। जी ब्रजेश जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दयाशंकर जी के पास चलते हैं। दयाशंकर जी, क्या कुछ तैयारियां इस समय चल रही है, क्योंकि प्रचार तो आज 5 बजे थम गया है पहले चरण के मतदान के लिए। किस प्रकार से देखते हैं पहले चरण के मतदान को, दयाशंकर जी? देखिए, पहले चरण के चुनाव में काफी तैयारियां जो रही है संतोषजनक रही है। लगभग 30 में 30 सीटें आने की उम्मीद है जी। और जनता ने पूर्व मत बना लिया है। जो ये लोग बताते हैं कि कैसी सरकार चल रही है, अभी देखिए ना उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति हो गई है। आगरा में अभी एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई है गुंडों के द्वारा, और महिला एडवोकेट ने अपने सीनियर पे आरोप लगाया है, कोई शर्मा है, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये मेरा 2 साल 3 साल से शोषण की बात कर रहे हैं। और बताइए, यहाँ के सीएम जब बंगाल में जाकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अपना प्रदेश तो उनसे समझता नहीं है, दूसरे प्रदेश में जाके और उल्टी सीधे अनर्गल बातें करते। तो अच्छा तो ये होता है कि पहले अपने स्टेट के बारे में सोचते, स्टेट का विकास करते, तो जनता के हित में कहीं ना कहीं होता। जी चलिए, जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दयाशंकर जी की बात का? वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, पश्चिम बंगाल में आकर वो महिला सुरक्षा की गारंटी की बात कर रहे हैं। देखिए उमंग जी, ये दयाशंकर जी जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बचकानी बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है माननीय योगी जी से, तो इन्हें ये खुद जानते हैं। ये अपने हृदय पे हाथ रखकर देखें कि जैसा सुशासन योगी जी उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, वैसा शायद पूरे भारतवर्ष में नहीं है। 4 साल से एक दंगा नहीं हुआ है। अब इन्होंने एकमात्र आगरा की घटना ले ली कि वहां सुनिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, आगरा में इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई। सुन ले, उसी मैटर पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। अरे सुनिए तो सही, बीच में ना बोले तो अच्छा है। आरोप लगाया है कि 3 साल से मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, अपना बाल काट रही है। अब कैसे आप लोग जंगल राज की बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? आप तो सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन आप अनाप शनाप क्या बातें करते रहते हैं डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आती है। खैर, वो पार्टी का दबाव होगा। चलिए दयाशंकर जी, ब्रजेश जी की बात सुन लेते हैं। बोलिए ब्रजेश जी। दयाशंकर जी, आप बीच में अपनी बारी पे बोले, आपको समय मिलता है। जो मैं कह रहा हूँ आप उसका जवाब अपनी बारी पे दें, बीच में ना बोले तो बड़ा। बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए।
तो ये आगरा की बात कर रहे हैं। आगरा में जो घटना हुई है वो धान की आलू की खुदाई के लिए हुई है कि भाई ऐसे ऐसे होना, एक भाई ने दूसरे भाई के हक मार लिया तो उसमें दरोगा जी फैसला करने गए। जब क्रोध आता है तो क्रोध में आदमी नहीं देखता कि कौन पुलिस इंस्पेक्टर है, कौन आईपीएस है, कौन आईजी है, डीआईजी है। तो ये क्रोध की घटना है, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये बदमाशी नहीं है, ये आपसी झगड़ा हुआ है, उसमें ये घटना घटित हुई है। चलिए पश्चिम बंगाल पर आते हैं, पश्चिम बंगाल पर आते हैं ब्रजेश जी। हमारा आज डिबेट का टॉपिक है। तो पश्चिम बंगाल में जो आज पहले चरण का जो प्रचार समाप्त हुआ है, तो उसमें उमंग जी आप मान के चलिए कि बीजेपी 100% सक्सेस होगी। और ममता दीदी कहती हैं कि ये यूपी से और उत्तर भारत से जो गुंडे आ रहे हैं, गुटखा चबाने वाले, भगवा वस्त्र वाले, तो दीदी को ये पता नहीं है कि पूरे भगवा का परचम लहराने वाले पूरे विश्व में शिकागो धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने भी भगवा धारण किया हुआ था। तो दीदी ने आज स्वामी विवेकानंद का अपमान किया है, बंग भूमि का अपमान किया है। चलिए खैर, अब पुराने जो हमारे स्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय जो महापुरुष हैं, उनको हम इस चर्चा में नहीं घसीटते हैं। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि इस समय जो चुनावी समीकरण दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक टक्कर जरूर मिल रही है। अभी जीत और हार की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक टक्कर सीधी टीएमसी और बीजेपी में दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में अब लेफ्ट और कांग्रेस को मत भूलिए। क्या आपको नहीं लगता कि लेफ्ट और कांग्रेस से भी आपको टक्कर मिल सकती है, या एक मुकाबला आपको मिल सकता है? देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस, तो अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा विकास का, जी, शालीनता का, शांति का, कि जो ध्रुवीय दुश्मन थे लेफ्ट और कांग्रेस, आज वो एक गाड़ी में सवारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस और लेफ्ट और टीएमसी से भाजपा को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भाजपा की बंगाल की जनता ने ठाना है टीएमसी को हटाना है। जी, तो चलिए दयाशंकर जी, जी जी बिल्कुल, दयाशंकर जी आपके पास आते हैं। लोगों से वहां पर राय भी ली गई है, कई विभिन्न समाचार माध्यमों के तरफ से हमारे भी प्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे थे, हमने भी वहां पर लोगों की राय जानी। अब एक मिलीजुली राय यहां पर आ रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले लेफ्ट ने शासन कर लिया, उसके बाद टीएमसी ने शासन कर लिया, अब बीजेपी को भी एक मौका देना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, केंद्र में हमें मोदी स्वीकार्य है, लेकिन स्टेट में हम दीदी के शासन से खुश हैं। और कुछ लोग यहां पर, हम पार्टी के प्रवक्ताओं ने या फिर प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, या तमाम जितने भी दिग्गज स्टार प्रचारक इस चुनाव के प्रचार में, उनकी बात नहीं करते। स्थानीय जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो कई लोगों ने यह भी कहा है कि ठीक है, योजनाएं यहां पर हैं, लागू भी हो रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कट मनी हमें देना पड़ता है। फिर भले ही वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, सड़क बनाने की बात हो, या कुछ और जो दैनिक जीवन में जो जरूरी चीजें हैं उनकी बात हो। बोला कट मनी यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है। दयाशंकर जी, देखिए, कट मनी करना, अगर ये लोगों का शासन पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है जी, यहाँ तक कि टेंडरिंग होती नहीं है। आपके चैनल से माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, और 127 दुकानों का ये लोग आवंटन करते हैं और ठेका दे देते हैं, और वो मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुंच जाता है जी। तो ये लोग कट मनी नहीं, ये लोग तो पूरे का पूरा देश को बेचने का काम करते हैं ना। जब टेंडर हुआ नहीं, टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, तो ये लोग कितना कमीशन खोरी करते हैं, ये तो समझ में नहीं आता है जी। और वो मामला किसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, एनजीओ के कार्यकर्ता हैं, संस्था के हैं, जो लगता है कि देश को लूटा जा रहा है, तो उस मुद्दे को उठाते हुए हाईकोर्ट में वो लोग ले जाते हैं जी। तो ये लोग दूसरे के ऊपर कैसे शब्द अनर्गल शब्द, एक राजनीतिक पार्टी जिसका देश में सरकार चल रही हो, अधिकतम स्टेटों में चल रही है, जब विफल हो जाती है तो लोगों के ऊपर सिर्फ प्रत्यारोप लगाने का कार्य करते हैं। यदि ये लोग कार्य किए होते हैं, डॉक्टर साहब भली बात ही जानते हैं, यदि ये लोग कार्य किए होते तो अपने उपलब्धियों को बताते। यदि इनकी उपलब्धियां ये है कि हमने महंगाई बढ़ाया, हमने लोगों का रोजगार छीना, हमने नौकरी छीन ली है, हमने संस्थाओं को फलाने इतनी संस्थाओं को, रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, लाल किले को बेच दिया, तो ये सब बातें बताएंगे हमने बेचने का क्या क्या काम किया है देश को। लेकिन दयाशंकर जी, क्या आपको लगता है, दयाशंकर जी माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इन पर भी सवाल किया जा रहा है केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों से, बीजेपी से, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चुनावों में कुछ काम भी कर पाएंगे?
देखिए, कहते हैं ना कि पुत्र का पैर पालने में दिख जाता है। जी यदि आपने ऊपर कोई कार्य नहीं किया है, राष्ट्रीय स्तर पे आपके ऊपर जनमानस ने, पूरा देश के आवाम ने विश्वास किया, यदि आपने अपना चेहरा चाल चरित्र दिखा दिया कि मैं तो बेचने वाला हूं, चाय कभी बेचता था, कभी भीख मांगता था, अब तो मैं देश के हर संस्थान को बेचूंगा, एक दिन देश को बेच दूंगा, तो किस आधार पे 1 बाय 1 करके आपको देश दिया जाए? जी जनता ने तो विश्वास आपको किया ना देश के। तो जब आप देश में 100% सफल हो गए होते, अच्छे कार्य किए होते, तो आप हर जगह जाते, उस उपलब्धियों को बताते, उसके बाद जनता आपके ऊपर ट्रस्ट करती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मन की बात करते हैं, जनता की बात तो करते ही नहीं। जनता के बात, मन की बात तो सुनो, जनता से ही आपकी सरकार बनी है। यदि कोई और आपके पास ऐसा टेक्निक है जिससे आप सरकार बनाते हो, इसलिए जनता के ऊपर विश्वास नहीं करते होगे। चलिए दयाशंकर जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्थानीय लोगों की हम बात करें तो एक बात बहुत जोरों से यहाँ पर चल रही है कि टीएमसी सरकार से पहले अगर हम पुरुलिया की बात करें तो 5 से 6 बड़े कारखाने थे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक ये बहुत बड़ा जरिया था। लेकिन लगातार आंदोलन और हड़ताल पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा है, पुरुलिया की जनता ने देखा है, वो बंद हुए। सीपीएम के दौर में बंद हो गए थे, लेकिन टीएमसी ने भी इन्हें चालू करने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं किया, इसीलिए भी लोगों में नाराजगी है। और उनका इसीलिए ये भी कहना है कि चलिए एक बार मौका दे के देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये मौका कहीं भारी ना पड़ जाए? नहीं, देखिए, बंगाल की जनता बहुत समझदार है। जी दोहरी राजनीति जो बीजेपी की रही है, असहयोग की भावना रही है, डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने देखिए अभी बिहार का, बंगाल से छटा हुआ प्रदेश बंगाल है, बिहार है, तो वहां पे इन्होंने अभी वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो हम लोग जो 19 लाख लोगों को रोजगार कुर्सी पे बैठते ही देंगे। जी और कल पहले की घटना है, समझिए कल की घटना ये है कि उन्होंने इतना बर्बरता दिखाया कि जो लोग बेरोजगार के लिए मांग कर रहे थे उनको बेरहमी के साथ मारा गया, विधायकों को उठाकर फेंक दिया गया, कुछ विधायकों को तो गंभीर चोटें तक आई है। तो ये क्या, कहां जा रहा है हमारा देश? ये लोग लोकतंत्र की क्यों हत्या कर रहे हैं? वादा कुछ और करते हैं, काम और कुछ करते हैं। तो इनके बात में कुछ तो स्पष्ट नहीं होता है कि कहते क्या। क्या जनता ये जी समझे कि भाजपा जो वादा करती है वो कहती है, इसका अपोजिट करती है? ये बिहार की घटना इंगित करती है। चलिए खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद में अब जनता के ऊपर ही सब कुछ है। जनता किसे पसंद करती है, किसे नापसंद करती है। क्या यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर ममता दीदी का खेला होगा? खैर, संजय राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय राय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। जी संजय जी, बंगाल चुनाव जब ये शुरू हुआ था, जब चुनावी रैलियां शुरू हुई थी, और हालांकि अगर बीजेपी की हम बात करें, टीएमसी तो खैर वहां पर शासन कर ही रही है, लेकिन बीजेपी काफी लंबे समय से, तकरीबन 2 से 3 साल से इन चुनावों की तैयारी कर रही है। और बंगाल के लोगों ने हत्या, लूट खसोट, दंगे, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, ये सब देखे हैं। भले ही वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो या फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो या फिर इन दोनों के आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, ये पश्चिम बंगाल की जनता अच्छी तरीके से देख रही है। केंद्र सरकार में किस तरीके से शासन हो रहा है, देश के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये भी पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। और कोरोना के दौर में जब बड़े पैमाने पे मजदूर वापस पश्चिम बंगाल की ओर लौटे थे, वो दौर भी पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है। केंद्र ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया, वो भी सब इन्होंने देखा है। क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल का यह खेला किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? संजय राय जी। बहुत अच्छे सभी बातें आपने कह दी। और वहाँ की जनता जो कि बहुत ही जागरूक और बहुत ही पढ़े लिखे लोग और हर तरीके से अपने अधिकारों को समझने वाले लोग हैं जी। और उनको चाहिए डेवलपमेंट, चाहे वो कम्युनिस्ट का शासन रहा हो, कांग्रेस का शासन रहा हो, तृणमूल का कांग्रेस का जो शासनकाल अभी चल रहा है, और उसके बाद अगली कौन सरकार आती है उस पर भी वहाँ का मतदाता बिल्कुल साइलेंट है। हम लोग अभी जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की वहाँ रैलियां हो रही हैं और जो काम हो रहे हैं, उसमें एक ही चीज तो सामने आती है कि पूरे हिंदुस्तान का कार्यकर्ता इस वक्त बंगाल में है और वो प्रचार में जाते ही जाते हैं और उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। मैं सभी जो बात कर रहा हूं, चूंकि हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, सभी जगह के लोग वहां पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, रहते हैं। तो वहां उन राज्यों के कार्यकर्ताओं को, जो उन लोगों के जानने वाले लोग होते हैं, उनको वहां पर ड्यूटियों पर लगाया जाता है। आरएसएस के लोग भी वहां पे सक्रिय हैं और सब कुछ करने के बाद जिस दिन चुनाव शुरू होगा उस दिन इन लोगों को अपने घर वापसी होना, उस दिन बीड़ी छट जाएगी।
अब टीवी का ग्लैमर खत्म हो जाएगा कि टीवी पर जो भीड़ दिखाई दे रही है वो जो बाहर से लोग गए हैं उनकी भीड़ है और उनके द्वारा लगाई गई भीड़ है। जो वहाँ का लोकल स्थानीय लोग जो है, मैं भी चूंकि अभी घूम के आया हूँ उधर और वहाँ देखा है, वो बिल्कुल साइलेंट है। वहाँ का मतदाता बिल्कुल साइलेंट है और वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हमने पूरा सर्वेक्षण किया वहाँ पर और बहुत से लोगों ने सर्वेक्षण किए भी हैं और सब लोगों पे आ भी रहे हैं, क्योंकि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो अलग है और जो वहाँ जमीनी हकीकत है वो अलग है। हम ये देख रहे हैं कि अभी मतदाता किस ओर जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि दीदी के काम उनके दिलों में है और भारतीय जनता पार्टी अपने जो राष्ट्र में काम किया है, आपने सारी चीजें गिना दी, अब उनको हम दोबारा लेंगे तो हम समय खाएंगे। सीधी बात यह है कि कार्य इन लोगों ने केवल बातों में किए हैं और कोरोना कोविड के नाम से साल भर तो काम हुआ नहीं। अब ये दोबारा दूसरा कोरोना कोविड का काम दोबारा शुरू हो चुका है। अब पूरा लॉकडाउन लगाने की प्रक्रियाएं फिर शुरू हो चुकी हैं। तो क्या चुनाव में अभी जो लोग गए हैं वे लोग सुरक्षित हैं, नहीं है, वहाँ के लोगों को क्या किया गया है, क्या सुविधाएं दी गई हैं, उन सब चीजों पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन भीड़ दिखा करके बोलो करके या किसी भी चीज को करके खेला होगा नहीं होगा दीदी या कोई भी चीज करना। और एक चीज हम देख रहे हैं इसमें कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सभी बड़े नेता वहां पर हैं मौजूद और एक एक छोटी छोटी जनसभाओं को करने को है कि किसी तरीके से वहां की सत्ता इनके हाथ में आ जाए। लेकिन बंगाली जनमानस बहुत ही साइलेंट और समझदार है। वो चुनाव को किस तरीके से किस ओर लेके जाएगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। और मतपेटियां तो अब नहीं होती हैं, अब तो सीधे ईवीएम में होगा। अब ईवीएम में क्या कैद होगा वो चीज देखने वाली बात है। बिल्कुल संजय जी, आप माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ईवीएम का शोर भी क्या यहाँ पर सुनाई देगा? क्योंकि जिस प्रकार से हर विधानसभा चुनावों में ईवीएम का भी एक अलग ही शोर यहाँ पर बनता दिखाई देता है। भले ही वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, ईवीएम के ऊपर भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि चुनावों में जिम्मेदारी काफी हो जाती है। हालांकि एक निर्जीव चीज है लेकिन वो कई बड़े बड़े दिग्गजों का, बड़ी बड़ी पार्टियों का भविष्य तय करती है। उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। क्या वो भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं? जी बिल्कुल दिखाई देंगे और होंगे भी। अभी आप देखिए ना कि चुनाव आयोग ने अभी एक अधिकारी को रिसेंट अभी हटाया है जो कि उत्तर प्रदेश से इसलिए भेजे गए थे। उनको तुरंत चुनाव आयोग ने हटाया है उनकी शिकायत के बाद। ईवीएम का कुछ न कुछ तो खेला वहां ये लोग करेंगे, लेकिन कितना कामयाब हो पाते हैं वो अलग देखने वाली बात है। और हर प्रपंच किए जा रहे हैं, हर कार्य किए जा रहे हैं, हर पार्टियां काम कर रही हैं। किसी को कमजोर आंकना आज के समय में और दीदी को कमजोर आंकना इन लोगों का अकेले दम पर, उनके सभी जो आरोपी लोग थे, जो एमएलए थे या जो भी उनके नेता थे जो आरोपी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के उनको टिकट दिया है। अब वे आरोप मुक्त हो चुके हैं हर तरह से। अब ये भी तो देखिए, जनता ये भी तो समझ रही है कि कहाँ कौन था चोर या कौन था राजा, उनमें है किसको वोट देना है, किसको साथ में लेना है, इन सब चीजों को भी लेकर के वहाँ की जनता मतलब ये जो दल बदल हुआ है वो कहीं ना कहीं फायदा तो कितना पहुंचा पाएगा वो तो अभी आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन हो सकता है कुछ नुकसान भी इससे हो जाए। यही शायद आप संजय राय जी कहना चाहते हैं। नुकसान अधिक होगा। ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगा। अलग अलग बातें यहाँ पर चल रही हैं चुनावी प्रचार में। भीड़ तो यकीनन दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? और क्या जिस प्रकार से संजय राय जी ने कहा कि एक अकेली ममता दीदी के खिलाफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक यहां पर पश्चिम बंगाल में उतार दिए हैं, क्या पश्चिम बंगाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक अकेली महिला के खिलाफ इतने सारे उम्मीदवार? और अभी तो आपके पास में 60 से 65 लोग टीएमसी से निकल कर आ गए हैं। क्या लोग इस दल बदल को आपका फायदा मानेंगे या हो सकता है आपको इस दल बदल से नुकसान भी उठाना पड़ जाए? ब्रजेश जी। बिल्कुल उमंग जी, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ये भाजपा की समर्थक भीड़ है जी। वो चाह रही है बदलाव, और बदलाव प्रकृति का नियम है। संजय राय जी ने कहा कि ये जो भीड़ लगी हुई है ये बाहर से आए हुए लोग हैं जी। तो प्रधानमंत्री जी की जो पहली सभा हुई थी उसमें 10 लाख से ज्यादा आदमी थे जी। तो भाई साहब 10 लाख आदमी तो नहीं पहुंच सकता कहीं से जी। और रही बात स्टार प्रचारक की, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, टीएमसी क्षेत्रीय पार्टी है, एक राज्य विशेष में है जी।
तो जो राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके जो स्टार प्रचारक हैं, उसके जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो जाएगा वहां प्रचार करने के लिए जी, है ना। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है जी, चाहे टीएमसी हारे और बीजेपी जीते, खिलेगा कमल ही वहां पर। ये जी। हमें पूरा 100% विश्वास है, क्योंकि वहां की जनता अब बदलाव मांग रही है हर चीज के ऊपर। आप देखिए, वहां पीने के लिए पानी नहीं है, भाजपा सरकार स्वच्छ जल की व्यवस्था करती है तो टीएमसी कहती है कि जी हमें पानी नहीं चाहिए, हमारे पास पानी बहुत है जी। अब वहां के लोग वो गंदा पानी पी के क्या बीमार नहीं होंगे? उद्योग की स्थिति बिल्कुल चौपट है, एक उद्योग वहां पर नहीं लगा, एक निवेश वहां पर नहीं आ रहा है। किस लिए? क्योंकि वहां हड़ताल का डर है, तालाबंदी का डर है। तो भाजपा पूरे बंगाल को भयमुक्त बनाएगी और बंगाल की जो संस्कृति है, बांग्ला संस्कृति, उसका उत्थान केवल भाजपा ही कर सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। चलिए जवाब ले लेते हैं दयाशंकर जी। भाजपा ही लोगों का फायदा कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। और पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से, या फिर लॉकडाउन जब से लगा तभी से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के कई लोग केजरीवाल जी की राह पर चल पड़े हैं और फ्री के जरिए ये चुनावी रण जीतना चाहते हैं। कई स्कीम्स ऐसी चलाई गई हैं जिसमें कुछ ना कुछ बंगाल के लोगों को फ्री में मिल रहा है। क्या फ्री से आप चुनावी रण जीतेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि भय मुक्त हम लोग सरकार देना चाहते हैं जी, बगल में बिहार की जनता को पहले भय मुक्त करते हैं जी, अपने आवाज जो है 19 लाख रोजगार के लिए मांगने पे उनके ऊपर जिस तरह से वहां के शासन प्रशासन के द्वारा अत्याचार किया गया। अभी हमने उत्तर प्रदेश के 2-3 घटनाओं का वर्णन किया जहां सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई, महिला के साथ, वो एडवोकेट हाई कोर्ट की महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, और पूरे भारत भर में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और रही रोजगार की बात, तो ये लोग तो रोजगार छीनने वाले लोग हैं। और बंगाल में किस प्रकार से विकास हुआ है उसका थोड़ा सा वर्णन कर दिया जाए। एमएसएमई को शायद डॉक्टर साहब जानते होंगे, एमएसएमई की रिपोर्ट है कि बंगाल में जो है 15% लगभग जो है कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग में वृद्धि हुई है। और देश जो पूरे ओवरऑल इंडिया में कोरोना काल, नोटबंदी के बावजूद भी जो देश की लोगों ने स्थिति को, अर्थव्यवस्था को खाई में ढकेलने का काम किया, माइनस स्तर पे। अब हम कुछ देशों से तो ये लोग नाम लेते हैं, बड़ा उनसे संबंध है, इनका नाम लेके बताते, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे भी इनकी स्थिति नीचे हो गई। उसके बावजूद भी बंगाल की आर्थिक व्यवस्था कुछ अच्छी रही। तो ये लोग अपने काम के दम पे वोट मांग नहीं सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं। अच्छा होता कि जो व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जहां इनकी सरकार है, पहले वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराते, महंगाई को कुछ कम करते। जैसे पेट्रोल जो है 100 पार चला गया, डीजल कहाँ चला गया, गैस 950 चली गई, लोगों का रोजगार चला गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कम से कम उस पर कुछ कार्य करते तो जनता इनके बारे में कुछ सोचती। लेकिन ये लोग 100 में 100% फेल है, इसलिए बंगाल की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, इनको 0 अंक देने वाली है। चलिए वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा दयाशंकर जी, 0 किसको मिलते हैं और हीरो बंगाल की जनता किसे बताती है। खैर संजय जी आपके पास आना चाहूँगा, समय हालांकि इजाज़त नहीं देता, फिर भी बहुत कम शब्दों में आपसे फाइनल कमेंट चाहूँगा। बंगाल के खेल में किसकी जीत किसकी हार? देखिए, वहाँ पर जनता की जीत होगी और जनता जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ है। मैं आपको साफ बता दूं, कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी हो जाए बंगाल के अंदर, बंगाल का रिजल्ट दीदी के पक्ष में ही आने वाला है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरा अपने सर्वेक्षण है। क्या माफ कीजिएगा संजय जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर मान लीजिए चलिए हार भी जाती है तो क्या उसके वोटिंग परसेंटेज में कुछ बढ़ावा यहाँ से दिखाई दे रहा है? कुछ सीटें पिछली बार के विधानसभा चुनावों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तो आत्मसंतुष्टि के लिए ये बातें आकलनीय होंगे जी, लेकिन आप ये है कि इनके बीजेपी के प्रवक्ता माननीय डॉक्टर साहब ने जो कहा कि वो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पे 10 लाख कार्यकर्ता, कह रहे 10 लाख कार्यकर्ता किसी ने गिने हैं क्या जी? भीड़ को आप अपने एक आप फोटोशॉप से भिजवा दें और फोटोशॉप से भीड़ दिखा दे। 500 की भीड़ को हम लोग मीडिया में हैं, हम लाइव फोटोशॉप नहीं होता है संजय जी, लाइव नहीं होता फोटोशॉप, फोटोशॉप लाइव नहीं होता है, लाइव हो रहा था।
मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया सुनने का प्रयास किया आप लोगों को। बोलिए बोलिए संजय जी बोलिए। सर मुझे जवाब देना पड़ेगा। फोटो लाइव टेलीकास्ट फोटोशॉप नहीं होता। किसी भी बात को कहीं और लाइव टेलीकास्ट फोटोशॉप नहीं होता है। उन लोगों के पूरी तरह से आपकी बातों से लेकिन संजय जी माफ की, ब्रिजेश जी एक सेकंड, ब्रिजेश जी एक सेकंड। ब्रिजेश जी समझते नहीं है, इनके रैलियों में सांड दौड़ते हैं, मेरे समय में सांड दौड़ते हैं सीएम के, लेकिन ये डॉक्टर साहब मानते नहीं है, जनता नहीं जाती है। चलिए ठीक है। ये लोग अपनी एक मानसिकता से चले हैं और जी। जनता को किसी भी तरीके से भरमाना चाहते हैं और जनता इसमें इनके भ्रम में आने वाली नहीं है। जी चलिए, खैर अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि चलते लाइव में किस प्रकार से फोटोशॉप होता है। ये खैर समझने वाली बात है, जनता भी इसे समझती है। संजय जी, ब्रिजेश जी, दयाशंकर जी, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आज चुनावी प्रचार थम चुका है और 27 तारीख वो तारीख है जब बंगाल के इस खेल में पहला दांव खेला जाएगा। अब ये दांव किसके हाथ आता है, किसके हाथ नहीं आता, कौन सत्ता की कुर्सी के नजदीक पहुंचता है और किसे इस सत्ता की कुर्सी को हथियाने में थोड़ी मशक्कत और करनी पड़ेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी चर्चा में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।